मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। अगर कपड़े लाने ही थे तो हमारे बच्चों और मेरे लिए लाते, पूरे परिवार के लिए लेकर आने की क्या जरूरत थी। सुधा अपने पति माधव से शिकायती लहजे में बोली, क्योंकि माधव अभी अभी टूर से लौटे थे तो पूरे परिवार के लिए कपड़े वगैरह लेकर आए थे, जो पहली बार सुधा को पसंद नहीं आया। सुधा, तुम आज ये कैसी बातें कर रही हो? इस घर में ऐसा कब से होने लगा? जब भी कुछ आता है सबके लिए आता है। जाओ, सबको बुलाकर लाओ, मैं अभी सबको दिखा भी दूंगा और हाथों हाथ दे भी दूंगा। माधव ने अपनी पत्नी सुधा की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा बोला था, वरना वो तो खुद ही सबको बुलाकर अपने हाथों से सामान देती थी। अरे रुको, अभी देने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों के बर्थडे और बड़ों की एनिवर्सरी पड़ेगी, तब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तभी दे देंगे। ऐसे फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें क्या हुआ है सुधा? कैसी बचकानी बातें कर रही हो? इस घर में ऐसी सोच कब से होने लगी? सब एक हैं। ऐसा आपको लगता है कि सब एक हैं, लेकिन अब सब बदल चुका है। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि सामान आता है, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ना कोई दिखाने की जरूरत समझता है, ना कोई बांटने की। फिर हम ही महान क्यों बनते रहें? अपने बच्चों की और अपनी इच्छाएं क्यों मारते रहें? सबकी तरह अब हम भी वही करेंगे जो वो करते हैं। सासुमां के जमाने से यही चला आ रहा है कि घर में कुछ भी आए तो सबके लिए आए। मैंने भी कभी उफ नहीं की, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बाकी लोगों में बांट देती थी। अपने लिए अधोवस्त्र भी मंगाती तो सास ननद सबको दिखाए बगैर कमरे में नहीं ले जा सकती थी। तीज त्योहार पर ब्याही ननदों के परिवार तक के लिए कपड़े मंगवाए जाते। जब देवर देवरानी को देखती हूँ कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लाते हैं, यहाँ तक कि देवरानी खाने पीने का जो सामान देवर जी लाते हैं सब अपने कमरे में ही रखती हैं। सामान नहीं दिखाना है, नहीं देना है, कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने की चीजों में भी बच्चों के साथ भेदभाव, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। चलो, इस बार लेकर आया हूँ तो दे देते हैं। आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा। जब सब अपने अपने लिए सोचने लगे हैं तो मैं भी सिर्फ अपने लिए ही सोचूंगा। आगे से सुधा भी जो भी चीज लाती बिना किसी को दिखाए सीधा ले जाकर अपने कमरे में रख देती, और अब वो भी किसी मौके पर ही सबको कपड़े वगैरह देती। बस वो अपनी देवरानी नैना की देखा देखी कभी बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाई। उसके लिए जैसे अपने बच्चे थे वैसे ही उसके देवर जी के बच्चे थे। अभी तक सुधा और माधव सबके लिए करते थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सबकी देखा देखी वैसा ही करना शुरू कर दिया तो देवरानी नैना को मिर्ची लगने लगी। वो अपने पति के उल्टे सीधे कान भरती रहती। अब सुधा तो अपने देवर से देवरानी की शिकायत करने जाती नहीं थी, लेकिन नैना इस बात का खूब फायदा उठाती और जरा जरा सी बात खूब नमक मिर्च लगाकर अपने पति राघव को बताती। वो भी अब अपनी भाभी सुधा को ही गलत ठहराते। एक दिन देवर जी किसी बात पर सुधा पर तंज कस रहे थे तो सुधा से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, भैया आप तो मेरे साथ इतने वक्त रहे हैं, आपको कभी लगा मैं इस तरह की चालाकियां करती हूँ? मैं या आपके भाई जब भी कहीं जाते, यहाँ तक कि मैं मायके भी जाती, तो आपके लिए, ननद जी के लिए, घर में सबके लिए सामान लेकर आती थी। कभी कोई भी खाने पीने का सामान आप लोगों से छुपाकर नहीं रखा। आप लोगों को मेरे कमरे में जाने की, मेरी अलमारी, बेड बॉक्स, यहाँ तक कि कमरे की हर चीज छूने की, इस्तेमाल करने की आजादी थी। मैंने कभी मुंह नहीं बनाया। ये तो जब से नैना आई है वो ये सब बहुत करती है। पहले जब मैं उसकी हरकतों पर टोक देती थी तो वो झगड़ा करने लगती थी। घर में कलह क्लेश ना हो, घर की सुख शांति बनी रहे, इसलिए मैंने कहना छोड़ दिया और चुप रहकर जैसे को तैसा व्यवहार करने लगी। तो अब सबको बुरा क्यों लग रहा है? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कब तक ऐसे लोगों के सामने अच्छाई का परिचय देती रहूं जिनके लिए मेरी कोई कीमत ही नहीं? बस मेरी आदत नहीं कि घर की एक एक बात मैं आपसे बताने आऊं, और नैना इसी बात का भरपूर फायदा उठाती है। वो आपको सारी बातें ऐसे बताती है जैसे सारी गलती मेरी ही हो। आप भी भूल जाते हैं कि मैं कैसी थी और अब ऐसा क्यों करने लगी। राघव का सिर शर्म से झुक गया। आप कह तो सही रही हैं भाभी, गलती मुझसे ही हो गई। जो नैना की बातों में आकर मैंने आपको गलत समझ लिया और उसका साथ दिया। मैं ही अगर उसको ये कहकर डांट देता कि भाभी ऐसी नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो शायद उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। देवर जी अपनी गलती समझ गए थे और उन्होंने उसे सुधार भी लिया, लेकिन उनकी पत्नी नैना अपनी करतूतों को सामने आते देख
सुधा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। वो अपने ही किए पर कायम रही तो फिर सुधा ने भी उसके साथ जैसे को तैसा वाला ही व्यवहार रखा। उससे निश्चित दूरी बना ली। कई बार रिश्तों के बीच छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। इन छोटी छोटी बातों से सुधा और नैना का रिश्ता जिंदगी भर के लिए खट्टा हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।